जय हिंद साथियों, मैं आनंद भास बात करता हूं आपके एसएससी मेकर के इस परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है भी, क्लास आज की स्टार्ट हो चुकी है और आज की जो क्लास जो है वो क्लास नंबर 11 है। क्या है भी? क्लास नंबर 11 है आज की। और ये क्लास अपने आप में खास होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि खास है तो है, आप खास हो तो क्लास भी तो खास होगी ना। तो ये क्लास आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं भाई, वो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे जो सीधे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे पहला ही क्वेश्चन अगर हम बात करें, पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइमन कमीशन के बारे में। ठीक है, साइमन कमीशन के बारे में कह रहा है। तो साइमन कमीशन से रिलेटेड क्या है भाई कि साइमन कमीशन को कब भारत भेजा गया, कब भेजा गया? तो प्रश्न यह बनता है कि साइमन कमीशन कब आपका बना? सॉरी, देखो, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन जो है 3 स्तर है। गठन कब हुआ, आया और आना था। देखिए, अगर साइमन कमीशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसको कब बनाया गया था, क्या कारण था, समझिए। तो साइमन कमीशन को जो था वो 1919 के एक्ट को रिव्यू करना था। क्या करना था? रिव्यू करना था। यानी कि जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था, उसे क्या करना था? रिव्यू करना था। ठीक है, तो यानी 10 साल बाद इसको बोलना था। तो इसको आना था 1929 में, पर गठन हो गया 1927 में। आ कब गया? 1928 में। तो यहां पे है कब भेजा गया, तो आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब एक प्रश्न यह बनता है कि जब 1928 में इसे भेजा गया, जब यानी कि यह आ गया भारत में, तो इसके बाद क्या हुआ? सभी ने इसका बहिष्कार किया। क्या किया? सबने बहिष्कार किया। क्यों भाई बहिष्कार किया? तो देखिए, सभी ने बहिष्कार किया। क्या कारण था बहिष्कार करने का? बहिष्कार किया। अब बहिष्कार करने का एक ही कारण था। एक कारण यह था मात्र, जो सबसे ज्यादा, नो इंडियन मेंबर्स, यानी कोई भारतीय नहीं था, कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। अब समझिए कि अगर कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था तो भैया बात आगे बढ़ गई। अब इसी में क्या हुआ कि इसका विरोध किया गया। अब विरोध में क्या हुआ कि सबसे आगे जो चल रहे थे वो भैया लाला लाजपत राय थे। अब लाला लाजपत साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। अब इसी नारे में क्या हुआ को लठ पड़ी, और इनको जब लठ पड़ी तो मामला गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया कि भैया लठ ज्यादा तेज लग गई। तो आफ्टर सम टाइम ये क्या हो गए? डेथ, यानी कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ? इन्हें लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता था। तो भैया बदला लेने की ठानी किसने? भगत सिंह ने। और भगत सिंह ने निपटा दिया। किसको निपटाया? जिसने लठ मारी थी। कौन मारा था? अब सब हम ही बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे आओ। बाबर ने लोदियों के प्रथम युद्ध में हराया। तो भाई कहां के एरिया को हराया? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कहां के युद्ध को हराया, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पानीपत, गुजरात, कुरुक्षेत्र, दिल्ली। तो देखो, बाबर जब आया, देखो सभी लोग का है बहुत स्वागत है। और आपको अच्छे से पता है कि कल जो है भैया सबसे बड़ा पर्व है, यानी कि जो बिहार में भी, यूपी में भी मनाया जाता है। कौन सा? छठ। तो भैया हम जा चुके हैं छठ मनाने। ठीक है, तो 2 दिन के लिए टिक टिक टिक, लेकिन आपको क्लास पूरी है और बिल्कुल बिंदास है। अब अगर हम बात करें यहां पर, तो जैसे बाबर है, बाबर के 4 युद्ध मेन है। कौन कौन से? पीकेसीजी, पीकेसीजी, पीकेसीजी,
KCG। P मतलब हो जाएगा पानीपत, P का मतलब पानीपत, K का मतलब खानवा, C का मतलब चंदेरी और G का मतलब घाघरा। यह हुआ 1526, 1527, 1528 और 1529। तो इस तरीके से आप देखोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सटीक आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए होगा। क्या होगा, ए इज द राइट ऑप्शन। अब देखो यहां पर इसके बीच में मैं नाम भी लिख दूं, किसके अगेंस्ट हुआ है ना, ताकि आपको याद हो जाएगा। तो पानीपत जो था वो इब्राहिम लोदी। खानवा का जो था राणा सांगा। अब आप लोग सोचोगे सर को देखो खटाखट लिखते जा रहे, याद है भाई। देखो आप लगातार क्लास करोगे, मानो यकीन मानो, आप अगर लगातार क्लास करोगे तो 2-3 महीने में आप ऐसे हो जाओगे कि आपके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। इसी तरीके से चंदेरी का जो हुआ वो मेदिनी राय, और घाघरा का युद्ध हुआ महमूद लोदी। वही लोदी के खानदान का कुछ बचा हुआ माल था तो उसी से हुआ। नागार्जुन कौन थे, क्वेश्चन है नागार्जुन कौन थे, तो भाई नागार्जुन कौन थे आपको बताना है। एक यूनानी शासक थे, एक वैदिक ऋषि थे, एक जैन भिक्षु थे या एक बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन कौन थे, तो नागार्जुन को भारत का क्या कहा गया है आपको पता है। तो नागार्जुन क्या थे, ये एक बौद्ध दार्शनिक थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे या फिलॉसफर थे। इन्हें बौद्ध धर्म की बातें बहुत ही प्रभावित की। दूसरा है क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया है। भारत का जो आइंस्टीन है वो किसे कहा गया है, तो याद रखिएगा नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन और किसके मध्य एक यानी संवाद भी है। नागार्जुन ने क्या दिया था, शून्यवाद यानी कि जीरो, शून्यवाद पर इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। तो याद रखिएगा नागार्जुन के द्वारा शून्यवाद पे क्या की थी, चर्चा की थी। कृष्ण है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किन राजाओं ने या कन्नौज पर शासन किया। देखो है क्या, हर्षवर्धन के समय जो कन्नौज था अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस था। कन्नौज के लिए मार मची थी, कन्नौज के लिए लड़ा जा रहा था। तो जैसे अगर हम हर्षवर्धन के बारे में कहें, हर्षवर्धन के समय जो राजधानी जो थी वो आपकी थी कन्नौज। क्या राजधानी थी, कन्नौज। ठीक, अब हर्षवर्धन ने क्या किया था कि कन्नौज को राजधानी बनाई थी, लेकिन कन्नौज से पहले क्या राजधानी थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कन्नौज से पहले, तो कन्नौज से पहले राजधानी जो थी वो थानेश्वर थी। क्या थी राजधानी, कन्नौज से पहले जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी। और चूंकि जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, हम फिर से कह रहे हैं एनटीपीसी वाला कोर्स आप ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको अच्छे से इतिहास समझना है प्रॉपर वे में, एक बार आप पढ़ लोगे तो यकीन मानिए जो भी क्लास कर रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि वनडे एग्जाम का एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है। तो बस वही चीज है, ठीक है। तो थानेश्वर क्या थी, हर्षवर्धन की पहली थी। कन्नौज में इसकी सिस्टर थी। फिर ये कैसे आया, ये सब हमने आपको अच्छे से बताया है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो कन्नौज यानी कि जो जब निकला हाथ से, यानी हर्षवर्धन जब मरा, तो मरने के बाद प्रतिहार, कौन सा वंश आया आपका, प्रतिहार वंश जो था वो आपका आया।
अब इस प्रतिहार वंश को ही दूसरे तौर पे गुज्जर भी कहा गया है, कहीं कहीं क्या कहा गया है, गुज्जर भी कहा गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम, क्या प्यारा क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल, यानी कि भारत क्या हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है, प्रथम भारतीय भी होना चाहिए, अंतिम भी होना चाहिए, और वो गवर्नर जनरल भी होना चाहिए। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखिए लॉर्ड माउंटबेटन, जो आप में से कई लोग लगा रहे भैया गलत, लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारतीय कहां है, इस क्वेश्चन में भारतीय शब्द लगाया है ना, लॉर्ड माउंटबेटन भारतीय कहां है, भारतीय, याद रखो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कौन सी उपाधि या कौन सा टाइटल दिया गया था? तो अक्सर आप सुनते हो ना, बाजा बाजी की ना बाजी, ए राजा बाजा बाजी की ना बाजी, तो बिल्कुल बाजी। तो याद रखिएगा इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी, राजा जी। क्या कहा गया था, राजा जी की उपाधि दी गई थी। और दूसरा क्या है कि जो भारत रत्न जो दिया गया, तो पता है सबसे पहला जो भारत रत्न जो रिसीवर थे वो आपके यही थे, यानी कि राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्न में से किस आंदोलन से 1875 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींद तक उड़ गई थी? आपको बताना है। यहां पे कह रहा है किस आंदोलन से 1875 ईस्वी में, 1875 नहीं होना चाहिए, यहां पे गलत लिखा है, यहां पे 1875 की जगह 1857 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1857 होना चाहिए, याद रखेंगे, ठीक है, 1857 होना चाहिए, ठीक है, 1857 होगा। हाँ, तो अब बताइए, सही कर दिया, 1800 क्या होगा, 57 होगा, 75 नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो 1800 देखिए, तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में अगर हम बात करें तो 1906 में, होम रूल आंदोलन के बारे में बात करें 1916 में, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में बात करें 1919 में, और असहयोग आंदोलन के बारे में बात करें तो 1920 में। तो आपको भी अच्छे से पता है कि जो असहयोग आंदोलन था, उस आंदोलन ने क्या किया, ऐसी तैसी कर दी किसकी, अंग्रेजों की, यानी कि अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ा दिया। तो आंसर हो जाएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, याद रखिएगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखना है कि निम्न में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन द्वारा की गई थी? यानी हंटर जो कमीशन आया था उसने कौन सी सिफारिश की थी? कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर नागरिक शिक्षा का परिचय कराना। देखो, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, हंटर कमीशन आप लोग पढ़ते हो अंग्रेजों के समय, तो भैया वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैसे करेगा, तो ये तो काट ही दो। दूसरा आपसे कह रहा है संगठित सीनेट प्रणाली के लिए नया विनियमन, नाम से लग रहा है ये सीनेट प्रणाली, काट दो। उच्च शिक्षण से राज्य सहायता की क्रमिक निकासी, ये भी लग रहा अजीब टाइप का। हाँ, स्त्री शिक्षा लग रहा है कि हंटर ने कहा होगा कि देखो महिलाओं को भी शिक्षित करो। क्यों? अगर महिलाओं को शिक्षित करोगे तो आगे चलकर चीजें जो होंगी वो सही हो जाएंगी। तो यहां पे आंसर हो जाएगा
वुमेन एजुकेशंस या स्त्री शिक्षा। पता है अंग्रेज जब थे ना, तो आप विश्वास नहीं मानोगे, अंग्रेजों के रहते हुए जो उच्च कोटि के यानी जो अपने आप को बहुत ज्यादा पढ़े लिखे या धर्म के ज्ञाता, जिन्हें पाखंडी ब्राह्मण कह लो चाहे जो भी था, तो वो बहुत परेशान थे। पता है क्यों? क्योंकि वो इसलिए परेशान थे कि अंग्रेज जो था भाई, एक तो छुआछूत को हटा दिया था, दूसरा क्या था, महिलाओं को पढ़ा रहे थे। अब जो पाखंडी लोग थे, कोई भी हो, मतलब जो वर्चस्व था, चाहे वो राजपूत में कह लो, छत्री में कह लो, ब्राह्मण में कह लो, जिसमें भी, जो ये सोचता था कि महिलाएं जो हैं वो मतलब केवल दबी रहें, वो उठ के काम ना करें, मतलब बाहर ना जाएं, वो कुछ जाने ना क्या सही है क्या गलत है, वो बिल्कुल जानवरों की तरह रहें, ऐसा वो चाहते थे। और जो इस तरीके से चाहते थे, उन्होंने क्या किया, विरोध किया। तो सबसे ज्यादा जो विरोध करने वाले थे वो अपर कास्ट के थे। कारण क्या था कि वो सोच रहे थे महिलाओं को हाइट यानी कि राइट्स मिल जाएगा। आज भी होता है, आज भी आप लोगों को पढ़ने के लिए अगर बोला जाता है तो आपने देखा होगा कि आपके फैमिली में भी कई लोग होंगे, कहते क्या करेगी मोड़ी पढ़कर, अरे आगे तो मोड़ी मोड़ा, क्या करेगी पढ़कर, है ना, क्या करेगी पढ़कर, कुछ तो नहीं करेगी। तो बस इसीलिए याद रखिए। समझ में आया? चलो, निम्न में से कौन प्रसिद्ध वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है के लिए जाना जाता है? प्रसिद्ध वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है। देखिए, देखो, अगर मान लीजिए कलम है, कलम का मतलब पेन है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप जरा समझिए, आपका करियर आगे की ओर जाना है, आप ऊंचाइयों पे जाना चाहते, और यदि हमने कोई चीज आपको गलत पढ़ा दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना। तो यानी हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम करेगा, आपकी नौकरी में प्रॉब्लम करेगा, कई सारी चीजें क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो ये जो बात कही थी, ये हमारे हीरो यानी कि महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी ने यह बात कही थी कि भाई देखो, कहने का मतलब है हर चीज के लिए कुछ ना कुछ कंट्रोल होना चाहिए। तो यह बात किसने कही थी? महात्मा गांधी जी ने कहा था। हाँ, स्वामी विवेकानंद ने तो कहा था भाई उठो, जागो, आगे बढ़ो, जब तक लक्ष्य मिल ना जाए तब तक आपको रुकना नहीं है। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप जरा कमेंट करिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है। राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो होता है वो 12 जनवरी को होता है। ठीक है, विवेकानंद की कई रचनाएं हैं, जैसे कि पेपर में 2 आती हैं, कर्मयोग और राजयोग। ये दोनों पेपर में पूछी जाती है। क्वेश्चन है, वर्ष 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को यानी हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तानी शब्द किसका मिश्रण है? यानी कि कांग्रेस जो थी, तो कांग्रेस ने कहा कि देखो भाई, कांग्रेस सभी का प्रतिनिधित्व करती थी, उसमें सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी वर्गों के लोग थे, है ना। आपने देखा कि पहला जो भाई सभी जो 4 सम्मेलन थे वो सबसे खास हैं, मतलब हिंदू ने भी किया, पारसी ने भी किया, मुस्लिम ने भी किया, ईसाई ने भी किया, सबने किया। तो कांग्रेस ने क्या किया कि भाई स्वीकार कर लिया कि जो भारत है, तो भारत में जो है भाई एक भाषा से काम नहीं चलेगा, हम लोग को भी ऐसे ही स्वीकार करना चाहिए कि वर्तमान में क्या है कि जो चीजें हैं हम उसे बदलें, पर इतना ना बदले कि वो चीजें बिगड़ जाए, है ना। आज आप जो है, आप हो चाहे हम हो, कभी हिंदी में वर्ड लिखते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो अपने नाम को लिखते होंगे, मान लीजिए किसी का नाम कठिन है, मतलब क्या है, नैसर्गिक, जैसे प्राकृतिक सौंदर्यता, नैसर्गिकी, ये शब्द आप लिखिए। किंग कर्तव्य विमूढ़, जिसको बोलते हैं ना मूर्ख, जरा लिख के दिखाइए, मतलब कुछ समझ में ना आना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इंग्लिश के ऐसे शब्द हैं जैसे फिलॉसफी, तो नहीं समझ में आएगा। इसी तरीके से उस समय भाषाएं थी, तो उस समय भाषाओं को मिक्सअप किया गया, हिंदी और उर्दू। याद रखिएगा, हिंदी और उर्दू। हिंदी और उर्दू है, उदरू नहीं है, ठीक है। हाँ, कभी कभी उदरुक यानी कुदरुक हो जाता है।
होम रूल जो है लीग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? हम लोग ने देखा था कि भाई कुछ दिन पहले हम लोग ने होम रूल के बारे में बात किया था। तो जो होम रूल लीग था ये आपका 1916 में किया गया। दो लोग थे, एक थे बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक, और एक थी आपकी एनी बेसेंट। अब यहां पे आंसर क्या दे रखा है? यहां पे आपका बाल गंगाधर तिलक तो दे नहीं रखा है, तो जवाब क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। अब जरा समझो, जब यहां पे एनी बेसेंट ने किया तो ये किया था सितंबर में। कब किया था? सितंबर में। और यहां पे इन्होंने किया था मार्च में। वर्ष आपका 1916 था। ये होम रूल लीग कहता क्या था? होम रूल लीग ये कहता था शासन के अंदर शासन, मतलब एक हमको आपको एरिया दे दिया जाएगा, आपका कुछ रूल हम करेंगे, बाकी रूल आप करोगे, ये कहता था। चलिए क्वेश्चन आगे है, पीवीसी किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? जैसे पीवीसी होता है ना, तो प्रसाधन के निर्माण में, नॉन स्टिक कढ़ाई के निर्माण में, टायर के निर्माण में, या प्लास्टिक के पाइप में। अक्सर आपने देखा होगा, धोनी का प्रचार आपने देखा होगा, और कौन करता है? सचिन भी पहले करता रहा है, कई खिलाड़ियों ने किया। पीवीसी पाइप है ना, चले सालों साल, जंग ना लगे एक बार, चले सालों साल, पीवीसी पाइप, नाम ही काफी है ना। तो ये सब क्या होता है? पीवीसी जो है वो प्लास्टिक के पाइप होते हैं। ये सब क्या है? पाइप है, ठीक है। हाँ, तो याद रखिएगा, ये पाइप्स क्या होते हैं? ड्यूरेबल्स होते हैं, यानी कि लॉन्ग टाइम चलते हैं। ये जो होते हैं कैसे चलते हैं? लॉन्ग टाइम चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्न में से किस नदी का उद्गम अरावली पहाड़ियों में नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है अरावली पहाड़ियों में नहीं है। और मेरे को लग रहा है कि भाई आप समझदार हो। क्यों? क्योंकि अगर हम इस तरीके से भारत का नक्शा अगर हम बनाएं तो देखो, आपकी अरावली रेंज इधर पड़ेगा, और यहां पे एक नदी जो आपकी चेनाब नदी है। कौन सी? चेनाब नदी है। अब ये जो चेनाब नदी है ये आपको अच्छे से पता है कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक। तो भैया यहां से नदी निकल के ऊपर थोड़ी चली जाएगी, यहां से नदी निकल के कहीं ऊपर तो जाएगी नहीं। तो ये वाला तो क्वेश्चन गलत होने नहीं चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि मैप भी हम लोग को अच्छे से पढ़ना चाहिए, और तभी हम कहते हैं कि मैप वाली क्लास को अटेंड किया करो, ऐसे नहीं कि गोल हो जाए करो, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा चेनाब नदी। आगे है, नीचे कुछ ताजे पानी के जन निकाय दिए गए हैं, इन्हें अधिकतम से न्यूनतम जल की मात्रा के रूप में व्यवस्थित करें। अब जैसे कि अगर हम बात करें, नीचे कुछ ताजे पानी के जल निकाय दिए गए हैं, जैसे इन्हें अधिकतम से न्यूनतम जल की मात्रा में व्यवस्थित करें। अब कैसे हो सकता है? जैसे यहां पे लिखा है आइस कैप लिखा है, ग्राउंड वाटर लिखा है, रिवर लिखा है ना। इसी तरीके से अब आपको बताना है कि भाई अधिकतम, सबसे अधिकतम जल कहां होगा? सबसे अधिकतम जल कहां होगा? आइस कैप में होगा, नदी में होगा, या ग्राउंड वाटर में होगा, या आइस कैप में। तो कह रहा है इन्हें अधिकतम से न्यूनतम, अधिकतम से न्यूनतम, क्योंकि वाटर होना चाहिए। ये नहीं कह रहा है कि वाटर इन द फॉर्म, बात समझे? वाटर इन द फॉर्म नहीं कह रहा है, कह रहा है वाटर हो, इन द फॉर्म ना हो। इन द फॉर्म का मतलब सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जैसे नदी में सबसे ज्यादा पानी होता है, भाई नदी बह रही है, बल खाती लहराती चली जा रही है, तो नदी में सबसे ज्यादा है। फिर आपका ग्राउंड वाटर, जैसे कि हम लोग पानी चलाते हैं ना, टक ढक ढक ढक, तो नीचे से पानी आ जाता है, तो ग्राउंड वाटर ज्यादा है। फिर आपका आइस कैप, यानी इसका आंसर जो होगा वो आपका डी होगा। क्या होगा? डी होगा। तो सबसे ज्यादा नदी में, फिर ग्राउंड वाटर में, और फिर इसके बाद से आइस कैप में। याद रखिएगा, ये होगा आंसर। हां,
समझ में आया? ये नहीं कि ऊपर वाला नहीं हो जाएगा। आप सोचो कि सर अभी जैसे आपने लिखा है ना, तो एक ए नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि सर जैसे ग्लेशियर होते हैं, बड़े बड़े होते हैं ना, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर वगैरह, तो सर उसमें तो बहुत सारा पानी है। बिल्कुल सही बात है कि उसमें आपका बर्फ के रूप में है। यहां पे कह रहा है फ्रेश वाटर। क्वेश्चन रीड केयरफुली, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेश वाटर यानी ताजा पानी। क्वेश्चन को कायदे से पढ़िए। इस द्वीप समूह के द्वीप में पूर्वी तट पर असमेकित गोलाशयों में राड़े, बोटिया, कंकड़ों से बने तूफानी समुद्री किनारे हैं। आपको बताना है यह द्वीप कौन सा है। देखो, जैसे ये हमने भारत किया, अब आपको अच्छे से पता है इधर है बे ऑफ बंगाल और इधर है अरब सी। क्या है भाई? अरब सी यानी अरब सागर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कौन से साइड में, यानी कि ईस्ट। भाई इधर वाला साइड ईस्ट हो गया और इधर वाला साइड क्या हो गया? वेस्ट। अब कह रहा है कि वो आपका आइलैंड, देखो क्वेश्चन कठिन है, हमको पता है क्वेश्चन कठिन है, आपको घबराना नहीं है, आपको थोड़ा सा समझना है धैर्य के पूर्वक। यहां पे समझो, कह रहा है कि कंकड़ होना चाहिए, रोड़े होना चाहिए और बटा होना चाहिए। मतलब इस तरीके से होना चाहिए कि रॉक्स हो, ठीक है, पैबल्स हो, अनसॉलिडेटेड बोल्डर्स हो। तो ये सब देखो, अगर हम बात करते हैं कच्छ का रण, तो कच्छ का रण जो है ये एक प्रकार का आइलैंड तो है नहीं, तो कच्छ का रण आपका कट गया। अब अगर हम क्वेश्चन आए अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार भी इधर पड़ता है, ठीक, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय। तो देखो ना तो अंडमान है ना तो लक्षद्वीप है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। आपने पढ़ा भी है, किसके किसके बीच में? इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। चलिए, नीचे दी गई फसलों में से कौन सी खरीफ फसलों में आती है? तो भाई कौन सी खरीफ के फसलों में आती है आपको बताना है। देखिए इस समय मौसम क्या चल रहा है, तो मौसम भी खरीफ वाला चल रहा है। जैसे अगर हम आपसे कहें खरीफ, तो खरीफ की फसल दो है, एक है आपका बोया जाना और एक है आपका काटा जाना। बोया कब जाएगा? तो जुलाई अगस्त में खूब पानी बरस रहा है, बो दो। और काटा कब जा रहा है? अक्टूबर और नवंबर में। तो आप लोग में से कई लोग देखते होंगे कि आप क्या इस समय हो सकता है कि ये फसल काटी भी जा रही हो, है ना? आप लोग क्या कई हो सकता है कि काटी जा रही हो। तो याद रखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पे पैडी एंड मेज यानी धान और मक्का। क्या हो जाएगा? धान और मक्का। तो धान और मक्का जो है ये आपकी जो है मेन खरीफ क्रॉप्स है। क्लियर? चलिए, अब यहां पे आता है आपका होमवर्क का क्वेश्चन। कह रहा है निम्न में से प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो भाई प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? एम.जी. रानाडे, आर.सी. भंडारकर, आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले। तो आपको यह जवाब देना है, कमेंट करना है भी कौन थे। ठीक है, चलिए। और इसी के साथ आपको पता ही भी कल से जो है छठ पर्व आपका शुरू हो रहा है। तो आप सभी लोगों को, वैसे आज भी है ना, आज मतलब नहाए खाए वाला है और कल जो है सबसे बड़ा है। यानी कल मॉर्निंग में सभी जो है मतलब श्रद्धालु जो भी है, आप में भी, हम भी चूंकि रहेंगे घर पे अपने, तो कल से सभी लोग क्या करेंगे? व्रत करेंगे, पूरा दिन रहेंगे, पूरी रात रहेंगे। देन आफ्टर 8 तारीख की सुबह क्या होगा? यानी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, तब व्रत की समाप्ति होगी। यानी आज शाम से जैसे ही होगा 8, 9, 10 बजे के बाद से जिन्हें व्रत रहना है वो पूरा विदाउट वाटर, सोचो निर्जला व्रत रहेंगे। और कब तक? 8। सोचिए, आज 6 नवंबर है और 8 नवंबर को सुबह जब सूर्य उदय होगा तो जल का यानी पान करेंगे। धन्य है। तो भैया सभी को छठी मैया क्या करे? आशीर्वाद दे और यानी कि सभी को सफलता जो है सुनिश्चित करें। इसी के साथ यहां पे जो टारगेट बैच है हमारा, कोर्सेस है,
वो भी आपके सामने है। ऑफर है 299 रुपया, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपके लिए स्पेशल है। इसी तरीके से फौजी बैच 20% के डिस्काउंट पे है, जीडी है ना, इसे भी आप यूज ले सकते हैं। आप कोई भी एक बैच लीजिए। और तेजस बैच में तो आपको पता ही है, रोज सुबह 7 बजे, याद रखिएगा, रोज सुबह 7 बजे क्लास चलती है और प्रॉपर वे में, अच्छे वे में पढ़ती है, ठीक है। और अब से कुछ देर के बाद आपकी क्लास जो होगी वो अजय सर की होगी, जो कि मैथ्स और रीजनिंग लेकर हाजिर होंगे। तो पूरा उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे से एंजॉय करेंगे। अगर इसके बाद भी यदि कोई आपको समस्या है तो दिए गए नंबरों पे या कहीं पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी जल्दी। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।